फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे और उसमें भी गोंडवाना राज्य के बारे में बात करेंगे। तो ये जो गोंडवाना राज्य या गढ़ा राज्य था ना, ये उत्तर में निमाड़ी टीकमगढ़ से लेकर सिंगरौली तक था और दक्षिण में बालाघाट से लेकर हरदा बैतूल तक फैला हुआ था। एमपी के पूर्व के सभी जिलों को मिलाकर रायसेन, सागर, होशंगाबाद तक इसमें शामिल थे। अब हम पहले ये देखते हैं कि इस गोंडवाना रियासत के बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो प्राचीन रामायण काल में वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र गोंड जनजाति का निवास स्थल माना गया है। अब गोंडवाना वंश की राजनीतिक सत्ता का सबसे पहला उल्लेख रामनगर के संस्कृत लेख में मिला, जिसे 1667 में गढ़ा शासक हृदय शाह द्वारा उत्कीर्णित किया गया था। इसमें यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्रोत है, संस्कृत श्लोकों का संग्रह है ये गणेश नृपवर्णम। इसमें 54 श्लोकों में 63 शासकों का उल्लेख है। इसके अलावा कर्नल स्लीमैन ने 1837 में वर्णन किया है यादव राय से लेकर अंतिम शासक सुमेर शाह तक का, ये भी एक साक्ष्य है। फिर चौथा साक्ष्य है रामनगर शिलालेख, जिसमें गोरक्षदास और खर्जी नामक शासकों का उल्लेख है। अब गोंड वंश या गढ़ा राज्य की स्थापना राजा यादव राय मड़ावी ने की थी 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य में, जिसका उल्लेख रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम में मिलता है। इस वंश के प्रमुख शासक संग्राम शाह, दुर्गावती, दलपत शाह, हृदय शाह आदि थे। लगभग 1300 वर्षों तक 63 शासकों ने शासन किया यहाँ पर। यहाँ के अंतिम राजा नरहरि शाह थे। चलिए अब गोंडवाना वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं। तो पहले आते हैं यादव राय मरावी, जो इस वंश के संस्थापक थे। गोदावरी के निकट सेहल गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था इनके जोध सिंह पटेल। इन्होंने दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया था और उसके बाद गढ़ा वंश की स्थापना की थी। इनके बारे में जानकारी गणेश नृप वर्णनम अभिलेख में मिलती है। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं अर्जुन दास। अकबरनामा के अनुसार इनका शासन 1500 से 1510 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के काल में गुरु नानक देव यहाँ आए थे। गढ़ा में उन्होंने देशाटन किया था। फिर इनके ही पुत्र आमन दास ने विद्रोह किया था और इनकी हत्या कर दी थी। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं आमन दास, जिनका नाम संग्राम शाह या संग्राम सिंह है। इनका कार्यकाल 1510 से 1543 तक रहा। 1510 से 1513 के बीच ये सिंहासन पर विराजमान हुए। इन्होंने पदवी धारण की थी महाराजा श्री राजा अमर दास देव की। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर के द्वारा इन्हें संग्राम सिंह या संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी। अब इनके राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी रामनगर तथा गणेश नृप वर्णनम अभिलेख से मिलती है। इनके 52 गढ़ थे। उत्तर में पन्ना से दक्षिण में चांदा जिला तक और पश्चिम में मकड़ाई से पूर्व में बिलासपुर तक इनका क्षेत्र था। पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया राजनांदगांव तक, दक्षिण में नागपुर तक फैला हुआ इनका शासन था। भोपाल, रायसेन भी इनके अंतर्गत आते थे। अब ये इंपॉर्टेंट शासक हैं, तो इनके द्वारा जो योगदान दिए गए उनको भी देखते हैं। तो पहले स्थापत्य में क्या योगदान दिया इन्होंने वो देखते हैं। तो इन्होंने दुर्गों का निर्माण करवाया था राज्यों की सुरक्षा के लिए। चौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया नरसिंहपुर में। संग्रामपुर गांव का निर्माण दमोह में करवाया था। गढ़ा के निकट जबलपुर में मदन महल का निर्माण करवाया। फिर संग्राम सागर सरोवर बनवाया। फिर वाजना मठ बनवाया। आगे इन्होंने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के में पुलस्त्यवंशी कहा गया है इन्हें। और ये जो मुद्राएं चलाते थे ना, इसमें देवनागरी के साथ साथ तेलुगु लिपि में भी लिखावट होती थी। फिर ये साहित्य और संस्कृति के बड़े संरक्षक थे। इन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ रस रत्नमाला लिखा था। तो आमहर दास या संग्राम शाह की रस रत्नमाला रचना याद रखना, जिसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेशन देखने मिलता है। फिर इन्होंने विभिन्न साहित्यिक विद्वानों को संरक्षण दिया था, जैसे दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर ने 2 निबंध लिखे, संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय। अब इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखें तो ये एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। फिर ये इब्राहिम लोदी के भी कृपा पात्र रहे। बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ इन्होंने मधुर संबंध स्थापित किए थे। संग्राम शाह को इब्राहिम लोदी ने ही शाह की उपाधि दी थी। संग्राम शाह जो है ना, वो रानी दुर्गावती जी के ससुर हैं। तो अब अगले आने वाले शासक हैं रानी दुर्गावती जी के हस्बैंड दलपत शाह। इनका कार्यकाल 1543 से 1550 ईस्वी तक रहा। इनके छोटे भाई का नाम था चंद्र शाह। दलपत शाह ने श्री महाराजाधिराज श्री राजा की उपाधि धारण की थी। दलपति शाह ने अपनी राजधानी गढ़ा से स्थानांतरित करके सिंगौरगढ़ के किले में कर ली। दलपति शाह भी कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनके दरबार में महेश ठाकुर थे, जिन्होंने तत्व चिंतामणि लिखा था। महेश ठाकुर का तत्व चिंतामणि। देखो, दलपत शाह एक सहिष्णु शासक थे, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण विद्वान महेश ठाकुर के साथ साथ मुसलमान संत कपूर बाबा को भी समान रूप से दान दिए थे।
अब 1550 में दलपत शाह की असमय मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र वीर नारायण देव की संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती जी ने शासन किया था। 1550 से 1564 तक शासन था इनका। सिंगौरगढ़ के स्थान पर इन्होंने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के चौरागढ़ में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। मालवा के शासक बाज बहादुर ने 2 बार इन पर आक्रमण किया था, लेकिन हार गया था हमेशा वो। फिर मुगलों के साथ संघर्ष हुआ इनका। 1562 में अकबर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है और 1564 में मुगल सूबेदार आसफ खां को दमोह पर आक्रमण के लिए भेजता है। इसके सहायक थे मुहब्बिब खां अली, मोहम्मद मुराद और वजीर खान। फिर दूसरे आक्रमण में पराजय होती है रानी जी की। वो स्वयं को कटार मारकर वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। इसी में वीर नारायण देव को भी युद्ध में वीरगति प्राप्त होती है। इसी युद्ध में गौड़ राज्य में सर्वप्रथम जौहर का उल्लेख देखने मिलता है। अब महारानी जी या रानी दुर्गावती की बात करें, बहुत कुशल प्रशासक थीं। इनके अधिकारियों में मुसलमान भी थे, शख्स खां मियाना, खान जहां आदि थे। विद्वानों में महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महापात्र आदि थे। फिर ये एक धार्मिक महिला भी थी। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली थी और विट्ठल दास को दान भी दिया था। अब देखो, मुगलों के साथ संघर्ष में महारानी जी तो शहीद हो गई थी, लेकिन जब मुगल यहाँ से वापस लौटे तो यहाँ पर लूट भी की थी, बहुत सारा धन भी ले गया था। लेकिन यहाँ गोंड शासकों को ही स्टैब्लिश कर दिया था उन्होंने, जिन्हें उत्तर गोंड शासक कहा गया। अब इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोंड शासक हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है चंद्र शाह। 1564 से 1576 तक का काल था इनका। ये वीर नारायण के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने उपहार स्वरूप रायसेन, भोपाल, गुनीर, राहतगढ़ आदि मुगलों को दे दिया था। फिर आगे चलकर चंद्र शाह की हत्या इन्हीं के पुत्र मधुकर शाह ने कर दी थी। तो अगले शासक बनते हैं मधुकर शाह। 1576 से 1586 का शासन था इनका। ये पहले शासक थे जिन्होंने मुगल से कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुगल दरबार गए थे। बघेलखंड में सिंहवाड़ा, धरहर, मुंडा, बसी आदि पर आधिपत्य किया था इन्होंने। फिर अगले शासक हैं प्रेम शाह, जो 1586 से 1627 तक रहे। अमोदा सतीलेख से पता चलता है कि इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। 40 वर्षों तक शासन किया था गढ़ा में। फिर हृदय शाह आते हैं 1627 से 1671 के बीच। इनके 2 पुत्र थे, छत्रसाल और हरि सिंह। हृदय शाह चौरागढ़ को हार गए थे, इसलिए रामनगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। ये राज्य के उत्थान के लिए बाहर के कुशल श्रमिकों को यहाँ लाकर बसाते हैं। मंडला में महोबा से बुलाकर पंसारियों को बसाते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कला और स्थापत्य में भी योगदान दिया था। बहुत अच्छे गायक थे। इन्होंने संगीत के 2 ग्रंथ लिखे हैं, हृदय कौटुक और हृदय प्रकाश। फिर इन्होंने रामनगर में बघेलिन महल का निर्माण करवाया। फिर इन्होंने सुंदरी देवी को मुगल दरबार से हरण करके लाए थे उनका, और उनके लिए एक सुंदर देवालय बनाया जिसमें विष्णु, शंभू, गणेश, दुर्गा आदि की मूर्तियां थीं। और फिर इन्होंने रामनगर में एक विशाल महल का निर्माण करवाया। फिर रामनगर में इन्होंने मोती महल का निर्माण कराया। मोती महल में एक शिलालेख बनवाया था 1667 में, जिसमें इन्होंने अपने पूर्वजों, राजवंशों आदि का नाम लिखवाया था। फिर हृदय शाह ने कुछ विद्वानों को संरक्षण भी दिया था, जैसे कमलादत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित और वैजनाथ दीक्षित। अब अगले राजा आते हैं राजा छत्र शाह, जो 1672 से 1684 तक थे। हृदय शाह के पुत्र थे ये। छत्र शाह के समय वहाँ प्रणामी समुदाय के गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन होता है। इसी काल में गौड़ साम्राज्य के अस्तित्व की समाप्ति होती है, जिसे औरंगजेब ने अपने दक्षिण अभियान में समाप्त किया। अब यहाँ के अंतिम शासक थे नरहरि शाह। अब आगे लेक्चर में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में गढ़ा मंडला के शासकों का क्या योगदान था। इनमें प्रमुख नाम थे शंकर शाह और अवंतीबाई। सबसे पहले रानी अवंतीबाई की बात करें, ये गढ़ा मंडला के अंतर्गत रामगढ़ जागीर की शासिका थी। यहाँ पर राजा विक्रमजीत को अयोग्य घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए ये शासन कर रही थी। राजा को अंग्रेजों ने तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया, जिसका विरोध अवंतीबाई ने किया था। 1 अप्रैल 1858 को लेफ्टिनेंट वॉर्टन ने मंडला पर हमला कर दिया। प्रशिक्षित सेना न होने के कारण रानी अवंतीबाई हार गईं और उन्होंने खुद को तलवार मारकर वीरगति को प्राप्त हुई। अब अवंतीबाई से भी पहले थे शंकर शाह, जो गढ़ा मंडला के गौड़ शासक थे। इन्होंने 1857 में जबलपुर का नेतृत्व किया। ये असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। इनकी योजना का पता जब अंग्रेजों को चला तो जबलपुर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क ने इनके राजमहल में तलाशी ली और अंग्रेजों के खिलाफ दस्तावेज मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और मौत की सजा दी गई इन्हें। 18 सितंबर को पिता और पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ दोनों को ही तोप के मुहाने पर रखकर उड़ा दिया गया और ये अंग्रेजों के खिलाफ वीरगति को प्राप्त हुए। अब इनके अलावा भी ना देवगढ़ राज एक अन्य शाखा थी गोंडों की, जिसकी स्थापना 1564 में हुई थी। इसकी राजधानी हरियागढ़ छिंदवाड़ा में उपस्थित थी। पहले शासक इसके तुलोबा थे। चलिए अब गोंडकालीन स्थापत्य कला की बात करें तो गोंड स्मारकों में मुख्यतः दुर्ग या किले,
मठ एवं मंदिर, तालाब, कुएं और बावड़ियां बनवाई गई थी। सबसे पहले दुर्गों की बात करें। दुर्गों का उपयोग युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और शिकार की दृष्टि से किया जाता था। सबसे पहले है इसमें गढ़ा में मदन महल में स्थित दुर्ग। इसका निर्माण गोंड वंश के शासक मदन शाह ने 1116 ईस्वी में करवाया। साधारण भवन है ये। इसमें हस्तीशाला, अश्वशाला और बावड़ी नुमा स्नानागार उपस्थित है। अगला आता है सिंगौरगढ़ दुर्ग। ये दमोह में उपस्थित है। रानी दुर्गावती के समय यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया था। इनके अंदर शिलालेख, 2 गुड़िया और एक बड़ा सरोवर उपस्थित है। ये एक कृत्रिम तालाब है। अगला है चौरागढ़ दुर्ग। सतपुड़ा श्रेणी में उपस्थित है। छोटे बड़े 100 भवन है इसमें। रानी दुर्गावती का निवास स्थान था ये। फिर अगला है रामनगर दुर्ग, जो हृदय शाह ने बसाया था। इसमें 3 प्रमुख किले हैं, मोती महल या राजा महल, दूसरा रानी महल और तीसरा राव भगत की कोठी। रानी महल को हृदय शाह ने अपनी उपपत्नी चिमनी बेगम के लिए बनवाया था। इसमें मुगल वास्तुकला की झलक देखने मिलती है। फिर अगला है मंडला में उपस्थित दुर्ग। अब आगे इनकी स्थापत्य कला में मठ या मंदिरों की बात कर लें तो गढ़ा में है बाजना मठ। इसे संग्राम शाह ने 1520 में बनाया था। भय के देवता भैरव को समर्पित है ये मंदिर। बटुक भैरव मठ या बाजना मठ के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का तांत्रिक मंदिर है। अगला है पचमठा मंदिर। ये भी गढ़ा में है, जबलपुर के पास है। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है ये। रानी दुर्गावती के शासनकाल में अस्तित्व में आया था ये। इनके अलावा राज्य राजेश्वरी मंदिर है मंडला में। मढ़िया मठ है गोपालपुर में। अब अगली तालाब या बावड़ियां देख लेते हैं। तो पहला है संग्राम सागर, जो गोंड नरेश संग्राम शाह ने बनाया था। सिंचाई के लिए बना था ये। तांत्रिक उद्देश्यों के लिए भी इसका यूज होने लगा था। इसके अलावा रानी दुर्गावती जी ने भी रानीताल, चेरीताल, देवताल, गंगा सागर आदि की स्थापना की थी। फिर आगे चौरागढ़ की बावड़ी भी फेमस है। तो ये सारी इनके स्थापत्य के बारे में बातें थी। तो बस गोंडवाना साम्राज्य के बारे में आज इतना ही। रानी दुर्गावती जी के बारे में एक अलग से लेक्चर मैं पहले ही बना चुका हूँ, डिटेल में है वो। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।